हेलो बच्चों, तो हमने रिलेशन एंड फंक्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। और एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 2.1, 2.2 भी हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 और विविध प्रश्नावली के प्रश्न आपके सामने हल करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है। इसमें ये कई रिलेशन दिया है। क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप, सॉरी रिलेशन देख रहे हैं, कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है, और अगर है तो फिर उसका परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लेख यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर मतलब रेंज। ठीक है, तो देखिए हमने आपको ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन बता रखा है कि अगर कोई भी संबंध है तो वो फलन कब होगा, जब सभी ऑर्डर पेयर हम चेक करें और सभी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 17। फर्स्ट प्लेस पर कहीं पर भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया है, तो इसका मतलब यह संबंध फलन है। यह संबंध फलन है। कौन संबंध फलन होता है कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर के पहले स्थान पर एलिमेंट रिपीट ना करें। अब देखिए अगर ये संबंध फलन है तो इसका परिसर पूछ रहा है। परिसर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए दूसरे एलिमेंट में हर जगह 1 लिखा है, तो इसका मतलब पहले वाले का परिसर क्या हो जाएगा। इसका परिसर अगर हम लिखें तो परिसर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1 पहले वाले में। और दूसरे को जरा देखें, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 फर्स्ट प्लेस को चेक करना, सेकंड को चेक ही नहीं करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, 12, 14। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी संबंध फलन है। क्यों? क्योंकि पहले प्लेस पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया, सब अलग अलग है। देखिए 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब अलग अलग है, तो ये भी आपका फलन है। ये भी संबंध फलन है। और रही बात इसके परिसर, परिसर मतलब रेंज, और रेंज का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, आप 1 लिख दीजिए। फिर देखिए 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7 पूरे अलग ढेर सारे एलिमेंट हैं, 5, 6, 7। तो ये आपका हो जाएगा रेंज दूसरे वाले प्रश्न के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए पहले स्थान पर एलिमेंट रिपीट कर गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है, लेकिन देखिए पहले और दूसरे ऑर्डर पेयर को देखिए अगर, तो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट रिपीट कर गया। इसका मतलब यह फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है। ठीक, अब देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप नोट कर लीजिए उसको। इसमें कह रहा है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रचित्रण करता है। एक फंक्शन जैसे हम लोग f लिखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन t लिखा है, और कहाँ से कहाँ तक है, ये है सेल्सियस तापमान से फ़ारेनहाइट तापमान। सेल्सियस तापमान को अगर आप चाहें तो कैपिटल C लिख सकते हैं, और फ़ारेनहाइट तापमान को कैपिटल F लिख सकते हैं। तो t फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, C से F। यहाँ पर C क्या है, C यहाँ पर है, हम अपनी तरफ से लिखे हैं सेल्सियस तापमान। सेल्सियस तापमान, ठीक है, से बना समुच्चय है। और F क्या है, F है फ़ारेनहाइट तापमान से बना समुच्चय। और T एक फंक्शन है, और ये कैसे परिभाषित है, TC = लिखा है, TC = लिखा है 9C/5 + 32। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला लिखा है। अगर C सेल्सियस है तो इतना फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है इसमें आप देख सकते हैं। इसी प्रश्न में कह रहा है वैल्यू निकालना है आपको। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि T0 का मान बताइए। तो आप मान निकाल सकते हैं। अगर TC बराबर ये लिखा है, TC बराबर ये लिखा है, तो जहाँ पे C वहाँ पे रख दे 0, तो 9 × 0/5 + 32। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये T0 का मान मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। ठीक है, सिंपल है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता रखे ऑलरेडी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा T0 का मान। ऐसे इसी में आपसे पूछा है T28 पूछा है,
T28 पूछा है तो हम C के स्थान पर 28 रख देंगे। T-10 पूछा है और इसमें चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी में चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि TC बराबर 212 दिया है, TC बराबर 212 दिया है और फिर आपसे पूछ रहा है कि C की वैल्यू निकालिए। ज़रा इसको देखिए, आपकी बार थोड़ा सा घुमा दिया है, आपकी बार TC की वैल्यू दे दिया है और C का मान पूछ रहा है। अभी तक जैसे ये क्वेश्चन होते थे कि T0 पूछ रहा है आपसे, T0 का मतलब क्या था कि C बराबर 0 दिया था, C बराबर 0 दिया था और TC का मान पूछा था, C बराबर 0 तो TC मतलब T0, तो T0 का मान पूछा था, C का मान देके TC पूछ रहा था। अब की बार TC का मान दे दिया और C पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो फार्मूला आप जान रहे हैं उसी फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला ये है 9C/5 प्लस 32। अब TC बराबर 212 रख दीजिए। ये अब ये बन गया एक इक्वेशन आपके लिए और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए विविध प्रश्नावली का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 के सवाल हो गए, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि F और G ये दो संबंध दिए हैं, ठीक है। अभी इसको फलन नहीं कह सकते क्योंकि यही आपको सिद्ध करना है। कह रहा है कि दिखाइए कि क्यों F एक फलन है और G फलन नहीं है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि F एक फलन है और G फलन नहीं है, इसलिए अभी आप F और G को सिर्फ संबंध मानिए। अभी F भी एक संबंध है और G भी एक संबंध है, अभी इसको आप फलन मत कहिए, वही आपको चेक करना है। क्या करना है ज़रा देखिए, जैसे कोई संबंध आर्डर पेयर के रूप में लिखा होता था तब इसको आप चेक कर लेते थे कि ये फलन है कि नहीं है। कैसे चेक करते थे, बस आर्डर पेयर का पहला स्थान आप देखते थे और पहले स्थान में ये देखते थे कि एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगर एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो वो संबंध फलन नहीं होता है और अगर एलिमेंट रिपीट ना करे तो संबंध फलन बन जाएगा। इस तरह के सवाल अभी आप 2.3 में देखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये संबंध आर्डर पेयर के रूप में तो नहीं दिया हुआ है, आपकी कुछ और जैसे फंक्शन की परिभाषा लिखी होती है f(x) बराबर समथिंग, उस रूप में लिखा हुआ है। लेकिन ये फंक्शन है कि नहीं अभी हमें डिसाइड इसको करना है जो है। अब बात समझिए, अभी देखेंगे आप, हम इस सवाल को उसी में कन्वर्ट कर देंगे आर्डर पेयर वाले में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमेन क्या है। अच्छा, कोई भी संबंध फलन कब होगा, जब डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, कोई एलिमेंट तो छूटे ना और वो को डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से संबंधित हो, तो उस संबंध को हम क्या बोलते हैं, फलन, फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए f(x) जैसे ये लिखा है तो f(x) में x क्या होता है, x डोमेन का एलिमेंट होता है, यानी x का संबंध f(x) से है, x का संबंध f(x) से। तो आपको ये देखना है कि आपका डोमेन वहाँ पर क्या है और उस डोमेन के एलिमेंट की आपको इमेज निकालना है, यानी वो किससे संबंधित है। और अगर ऐसा प्रत्येक बार मिल जाए और यूनिक इमेज मिले तो उसी को हम बोल देंगे फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, डोमेन 0 से 3 तक है और डोमेन अर्थात x की वैल्यू 3 से 10 तक है। डोमेन मीन्स x की वैल्यू, तो दो रेंज यहाँ पर है, 0 से 3 और 3 से 10। तो जब x की वैल्यू 0 से 3 तक है अर्थात डोमेन, तब उसकी इमेज अर्थात f(x) का मान x² है और जब x का मान 3 से 10 तक है तो उसकी इमेज अर्थात f(x) 3x के बराबर है। x का मान पे डिपेंड कर रहा है, बात समझिए। जैसे ये लिखा है 0 से 10 तक दिया है आपका x की वैल्यू और 3 बीच में है, तो जब x का मान आप 0 से 3 तक लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि f1 का मान निकालना है तो x के स्थान पर 1, तो जब x के स्थान पर 1 हो गया तो x 0 से 3 तक हो गया। इसमें तो आपका f1 की परिभाषा क्या हो जाएगी, f1 बराबर 1², ये वाली परिभाषा लेंगे। तो ये कौन सी परिभाषा लेंगे हम, f(x) = x² वाली परिभाषा लेंगे। तो f1 की वैल्यू हो जाएगी 1² अर्थात 1 हो जाएगी। ऐसे हम अगर f2 का मान पूछें तो ये भी 2², क्योंकि 2 भी तो 0 से 3 तक है। और अगर हम आपसे f7 का मान पूछें तो 7 तो 3 से 10 के बीच में है। तो अब f7 निकालने के लिए आपको f(x) बराबर 3x यूज करना पड़ेगा, f(x) बराबर 3x। तो बात समझिएगा, यहाँ पर f(x) के दो मान हैं, वो डिपेंड अपॉन x।
जब 0 से 3 तक रहेंगे तो कुछ और है, एक्स स्क्वायर है, और 3 से 10 तक रहेंगे तो 3x है। तो यहाँ पर देखिए आपकी परिभाषा लगाएंगे ये, तो 3 × 7 यानी 21 हो जाएगा। अगर आप गलती से इसको f7 बराबर 7 स्क्वायर लिख दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 की इमेज तो इससे निकालना है। ठीक है, अब सुनिए, तो हम इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बता सकते हैं आपको, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, हम 3 की इमेज बताने जा रहे हैं। प्रत्येक एलिमेंट की इमेज आप निकालोगे 0 से 10 तक अलग अलग ही आएगी, सबका अलग अलग आएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस डोमेन में देखिए यहाँ पर भी x = 3 लिखा है और यहाँ पर भी x = 3 लिखा है। तो 3 की इमेज यहाँ पर x² होगी इसके द्वारा, यहाँ पर 3x। तो ज़रा देखिए 3 की इमेज 2 तो नहीं बन रही है, अर्थात 3 का संबंध 2 एलिमेंट से तो नहीं हो रहा है। अगर होगा तो वो संबंध फलन नहीं होगा। तो देखिए हम जब fx बराबर x² है, x बराबर 3 के लिए हम काम करने जा रहे हैं, तो हम f3 की वैल्यू निकालें। f3 की वैल्यू निकालेंगे एक बार इस डिफिनेशन से, fx बराबर x² से। क्यों इस डिफिनेशन से? क्योंकि x बराबर 3, तो देखिए इसमें x बराबर 3 है ना, तो x बराबर 3 के लिए हम इसकी डिफिनेशन लगाएं तो 3² यानी 9 हो जाएगा। और फिर इसी f3 की वैल्यू हम अब की बार इस डिफिनेशन से निकालें, क्योंकि यहाँ पर भी तो x बराबर 3 है, तो अब की बार हम fx = 3x अगर लगाएं तो ये भी 3 × 3, देखिए ये भी 9 आ गया। इसका मतलब गड़बड़ नहीं है, 3 की कीमत देखिए यहाँ भी 9 है, 3 की कीमत देखिए यहाँ भी 9 है। तो 3 पर ही डाउट होने की संभावना थी, क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा था, 3 इसमें भी आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट की इमेज 2 नहीं बन रही है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सिंगल ही जा रही है। यानी 3 का संबंध देखिए 9 से, यहाँ भी 3 का संबंध 9 यहाँ से है। इसका मतलब कि ये संबंध फलन है, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। आप 0 से 10 तक में कोई भी एलिमेंट उठाइए, उनका इमेज निकाल लीजिए, सबका इमेज मिल जाएगा, या तो इससे या तो इससे। जब 3 तक रहेंगे तो इससे, और 3 के ऊपर जाएंगे तो इससे। और रही बात 3 की, 3 दोनों में है, तो चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, लेकिन इमेज एक ही मिलेगा। तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिल रही है और यूनिक मिल रही है, तो इसका मतलब ये संबंध फलन है। लेकिन जो यहाँ पर g परिभाषित है, ज़रा g के बारे में सुनिए। अब की बार जो x का मान था अर्थात डोमेन, वो 0 से 2 और 2 से 10 में डिवाइड कर दिया है। बाकी देखिए उसकी जो इमेज है, इमेज तो देखिए वहाँ पर भी x² और 3x यहाँ पर भी है, लेकिन अब की बार 0 से 2 तक तोड़ दिया है और 2 से 10 तक तोड़ दिया है। तो प्रत्येक एलिमेंट को तो आप निकाल लोगे, जैसे अभी हम निकाला था आपको g1 निकालना है, g2 निकालना है तो आप निकाल सकते हो, g8 निकालना है तो इससे निकालोगे। लेकिन देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। हम स्पेशली 2 की अगर बात करें तो x = 2 के लिए हम g2 निकालें, अर्थात 2 की इमेज g के द्वारा। ये आपका काम हो चुका है। अब हम 2 की इमेज निकालें g के द्वारा, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो एक बार पहले वाले के हिसाब से निकालें, ये वाली परिभाषा gx बराबर x² से निकालें, तो क्या हो जाएगा, g2 बराबर 2² यानी 4 हो जाएगा। और एक बार हम g2 अर्थात 2 की इमेज दूसरे वाले से निकालें, यानी gx = 3x वाले से निकालें, क्योंकि ये भी तो एप्लीकेबल है, क्योंकि 2 देखिए इसमें भी लिखा है 2 = x। तो जब इससे आप निकालोगे तो 3 × 2 यानी देखिए 6 आ गया। अब देखिए यही टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर g के द्वारा जब हम 2 की इमेज निकाले, देखिए 4 आ गया, और g के द्वारा ही 2 की इमेज देखिए 6 आ गया। इसका मतलब अगर हम इसका चित्र बनाएं तो यहाँ पे 2 है और 2 का संबंध देखिए 4 से भी है, 2 का संबंध देखिए 6 से भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये संबंध फलन है? नहीं है, क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट का संबंध कोडोमेन के 2 एलिमेंट से हो गया। तो इसका मतलब ये संबंध फलन नहीं है। तो g तो फलन नहीं है, लेकिन ये फलन है। बात समझ में आया? एक एलिमेंट का संबंध 2 एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, तो g में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये फलन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 8वां लिया है, डायरेक्ट हमने पहला से 8वां ले लिया है। इससे पहले के बीच के सवाल आसान हैं, और डोमेन और रेंज वाले सवाल हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2, 2.3 और विविध प्रश्नावली सबके मिला के हमने डोमेन और रेंज के 2 ऑलरेडी हमने क्लास आपको लेके पूरा सवाल बता चुके हैं। ठीक है, जो सवाल और रह गए हैं उसके लिए आज हमने एक क्लास अलग से लिया है। डोमेन रेंज के सारे सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां ये है कि f एक
जेड से जेड में एक संबंध दिया है, एक फलन दिया है, सॉरी संबंध नहीं फलन दिया है, और परिभाषा ये लिखी है एफ एक्स बराबर, इसकी परिभाषा ये लिखी है ए एक्स प्लस बी, और एफ के अंदर ये सब आर्डर पेयर भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे फिर बाद में ए बी का मान पूछ रहा है, ए बी का मान, ए बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में कराया था, बस फ़र्क ये था कि जहाँ पे यफ की परिभाषा लिखा वहाँ पे हमने ये बताया था कि यफ एक रैखिक फलन है। उस क्वेश्चन में हमने रैखिक फलन लिखा था, रैखिक फलन लिखा था, और यहाँ पे रैखिक की जगह पर ये लिखा है। बात बताइए आप, दोनों सेम है कि नहीं सेम? चाहे हम ये बोले कि रैखिक फलन, या तो उसका मान लिख दें या उसका मतलब बता दें। तो रैखिक फलन का मतलब होता है एफ एक्स बराबर एस प्लस बी, तो उस सवाल में हमने इसकी जगह पे लिख दिया था रैखिक फलन, और फिर आपसे कहा था कि तो एफ एक्स का मान बताइए। तो याद करिए हमने कैसे किया था, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हमने एफ एक्स को एक्स बराबर बी ए एक्स प्लस बी मान लिया था। क्यों? क्योंकि रैखिक प्रश्न में दिया था, तो ये रैखिक का मतलब होता है, तो हमने इसको एक्स प्लस बी के बराबर मान लिया था। और फिर यहाँ पे ये 4 मान दिया है, तो हम यहाँ पे F1, देखिए 1 का संबंध 1 है, तो F1 बराबर 1 कर लिए थे, F2 बराबर 3 कर लिए थे, और ऐसे ही और भी। तो इन दोनों की मदद से आप देखिएगा हमने 2 समीकरण बना लिया था, और फिर दोनों समीकरण को हल करके ए बी का मान हमने वहाँ पे निकाल लिया था। आप उस क्लास में जाके देखिएगा। और फिर ए बी का मान यहाँ पे रख दिए थे, तो एफ एक्स की वैल्यू मिल गई थी। यहाँ पे तो आपको एफ एक्स नहीं निकालना है, बस ए बी की वैल्यू निकालना है। तो उसी लेक्चर को आप जाके देखिएगा, उसमें सेम टू सेम सवाल हमने बताया था जो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा सामने, क्या कह रहा देखिए इसको। आर एक संबंध है, और संबंध की डिफिनेशन क्या लिखा है कि आर के अंदर वही आर्डर पेयर आएगा ए बी, सच दैट कि ए बराबर बी स्क्वायर, और ए और बी दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं? दोनों एन अर्थात प्राकृतिक संख्या के एलिमेंट हैं, ठीक है। ये परिभाषित एन से एन में एक संबंध आर है, ये आर एक संबंध है। और आर की परिभाषा देखिए ये लिखा है, आर की परिभाषा लिखा है कि आर के अंदर वही आर्डर पेयर आएगा सच दैट कि आर्डर पेयर का पहला एलिमेंट बराबर होगा किसके? दूसरे वाले एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ए और बी दोनों कहाँ के एलिमेंट हैं? प्राकृतिक संख्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ एक एलिमेंट लिखने का प्रयास करें कि मान लीजिए आर के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे? देखिए 1,1 आर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। इसके अंदर 4,2 आ जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो दूसरे के वर्ग के बराबर है। इसके अंदर 9,3 आ जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह के कुछ एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? पहला क्वेश्चन कथन ये कह रहा है कि ये आर्डर पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी ये कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, सभी ए बिलोंग्स टू एन, मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या कोई भी ले लें हम, और यहाँ पे अगर रखें हम, जैसे मान लीजिए ए बराबर 2 ले लें, तो 2,2 आर के अंदर हो जाएगा, 3,3 आर के अंदर हो जाएगा, 4,4। कह रहा क्या ये कथन सत्य है? अब आप बताइए हमें, क्या इसके अंदर 2,2 आ रहा है? क्या ये पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर है? आर के अंदर वही आर्डर पेयर आएगा कि पहला एलिमेंट अर्थात ए बराबर दूसरे का स्क्वायर, यानी पहला किसके बराबर हो? दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो। तो क्या यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 बराबर है दूसरे के स्क्वायर के? क्या 2 बराबर 2 स्क्वायर होता है? नहीं होता। क्या इसके अंदर 3,3 आएगा? क्या 3 बराबर 3 स्क्वायर होता है? नहीं होता। इसका मतलब कि ये सब ए के लिए सही नहीं है। ए बराबर देखिए 1 के लिए सही है, ए बराबर 1 के लिए सही है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले क्या लिखेंगे हम कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं
के वर्ग के बराबर नहीं होता। यानी a, इसको हम पहले में क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, चूँकि a नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, प्रत्येक ए के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन के लिए, प्रत्येक ए के लिए ए अपने स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, इसलिए ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए आर में नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला कथन असत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य, क्रॉस हो गया। कोई प्राकृतिक संख्या या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने वर्ग के बराबर नहीं होता। सीधी सी बात है, परिभाषा ये है कि पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर हो तभी उसके अंदर आएगा। तो क्या हर बार ऐसा होता है क्या? आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2, 3, 3, ये सब ऐसे हैं कि आर के अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला कथन असत्य हो गया। अब देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर इसके अंदर है तो उसका उल्टा भी आर के अंदर होगा। यानी ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अभी आपने एग्जाम्पल देखा था, हमने लिखा था कि 4, 2 आर के अंदर था, यानी पहला दूसरे के वर्ग के बराबर है तो 4, 2 इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन क्या इसके अंदर 2, 4 हो सकता है? 2, 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर है? क्या बराबर नहीं है। तो ये बात भी समझ लीजिए कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए आर के अंदर हो जरूरी नहीं है। क्यों? कारण क्या लिखेंगे आप? कारण लिखेंगे दूसरे वाले का कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि a बराबर बी स्क्वायर है, यानी पहला दूसरे के स्क्वायर के बराबर रहा होगा। तो क्या आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या कि b भी a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? क्या इससे निष्कर्ष मिलेगा? नहीं निष्कर्ष मिलेगा, नॉट इम्प्लाई। इसलिए बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए बी ए आर के अंदर नहीं होगा। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि 4, 2 तो देखिए आर के अंदर है, परंतु 2, 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। कारण समझ गए होंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर नहीं है। वही ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो। इस कारण से ये दूसरा वाला कथन ये भी आपका असत्य है। और तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला क्या कह रहा है कि अगर दो ऑर्डर पेयर आर के अंदर हो, ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तो पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी ए सी आर के अंदर होगा। ठीक है, यानी ए सी आर के अंदर होगा। क्या ये सही बात है? इसको भी आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। पहले एग्जाम्पल से देख लीजिए और फिर हम आपको बताएं इसको लिखते कैसे हैं। अगर आप देखें, जैसे हम कहें कि 4, हम ऐसे कहें कि पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर है। जैसे हम कहें कि 16, 4 इसके अंदर होगा, 16, 4 इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर है। और 4, 2 भी इसके अंदर होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे के वर्ग के बराबर है। तो ये दोनों तो आर के अंदर हैं, लेकिन क्या पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 16, 2 भी आर के अंदर होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट 16 दूसरे के वर्ग के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये आर के अंदर नहीं होगा। कारण क्या लिखोगे कि 16 नॉट इक्वल टू दूसरे का वर्ग। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी आर के अंदर नहीं होगा। ये भी कथन आपका असत्य है। और इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल से दिखा दिया। मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी आर के अंदर है तथा बी सी आर के अंदर है। तो ए बी आर के अंदर होने का मतलब कि ए बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर बी स्क्वायर, और बी सी आर के अंदर होने का मतलब b बराबर सी स्क्वायर। तो क्या इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट बोलें, इसको इक्वेशन सेकंड बोलें, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप अगर ए और सी में रिलेशन निकालें तो क्या a बराबर सी स्क्वायर आएगा? बात समझिए, ए सी आर के अंदर तभी होगा जब पहला होगा दूसरे के वर्ग के बराबर, अर्थात a बराबर सी स्क्वायर अगर आ जाए कहीं से तो काम हो सकता है। तो आप इन दोनों रिलेशन को, दोनों समीकरण को मिलाइए, a बराबर बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से b का मान यहाँ मान ली रखते हैं, b के स्थान पर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा।
बी की जगह पर रख दीजिए सी स्क्वायर, और स्क्वायर पहले से लगा है, तो यहाँ पर तो ये a बराबर सी की पावर 4 आ गया। क्या a बराबर सी स्क्वायर मिला क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, a बराबर सी स्क्वायर नहीं आया, और जब a बराबर सी स्क्वायर नहीं आया इसका मतलब AC R में नहीं होगा। भाई वही ऑर्डर पेयर R क्या में होगा जिसमें पहला वाला दूसरे के वर्ग के बराबर हो। A का मतलब पहला, B का मतलब दूसरा, तो पहला बराबर दूसरे का वर्ग, तो AC R के अंदर तभी होता जब A बराबर सी स्क्वायर होता। और हमने आपको दिखा दिया कि A बराबर सी स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन A बराबर सी की पावर 4 है, तो इसका मतलब AC R में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कथन भी, तीसरा भी आपके लिए असत्य हो गया, यानी तीनों असत्य हैं। ठीक है, बात समझ गए। पहले कारण ये है कि कोई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने वर्ग के बराबर नहीं होती, इस कारण से A R में नहीं है। दूसरे कारण क्या लिखोगे कि यदि पहली प्राकृतिक संख्या दूसरे का वर्ग है तो दूसरी वाली प्राकृतिक संख्या पहले का वर्ग नहीं होती, वर्गमूल होती है, तो इस कारण से अगर A B R में है तो B R में नहीं होगा। और तीसरे वाला कारण ये है कि पहली संख्या अगर दूसरे का वर्ग है, दूसरी तीसरी का वर्ग है, तो पहला कभी भी तीसरे का वर्ग हो नहीं सकता। ठीक है, हमने एग्जाम्पल से भी दिखा दिया और कैसे लिखते ये भी दिखा दिया, तो इसका मतलब ये तीनों कथन असत्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि A और B दो समुच्चय हैं और एक समुच्चय F दिया गया है और इसके एलिमेंट अभी देखिए ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा है। अभी इसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये संबंध है कि फलन है, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर A और B दो समुच्चय है, F भी एक समुच्चय है, बस अंतर ये है कि F के एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में है। ठीक है, और फिर इसके अंदर दो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला कथन ये है कि F A से B में एक संबंध है, कह रहा है कि ये F संबंध है कि नहीं, आपको चेक करना सत्य है कि असत्य है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या F A से B में एक फलन है। मतलब अगर ऑर्डर पेयर के रूप के एलिमेंट लिखा है तो आप जानते हैं कि संबंध और फलन में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। तो ये F कह रहा है कि क्या A और B के बीच में संबंध है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं कि संबंध कैसे चेक करेंगे F को। तो बात समझिएगा, F कॉन्सेप्ट समझिए, F A से B में संबंध कब होगा, जब F सबसेट हो A क्रॉस B का, तभी तो F संबंध होगा A और B के बीच में। आप जानते हैं परिभाषा कि A क्रॉस B के प्रत्येक सबसेट को संबंध कहते हैं। तो F संबंध तभी बनेगा A से B में जब वह A क्रॉस B का सबसेट होगा। उल्टा समझिए, हम समझा रहे हैं। और F A क्रॉस B का सबसेट कब होगा, देखिए F संबंध कब होगा A क्रॉस B का, जब वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। और सबसेट कब होगा A क्रॉस B का, जब F के सारे अवयव A क्रॉस B से लिए गए हों। बात समझिए, A क्रॉस B के सारे अवयव आप निकालिए और देखिए कि जो F के अवयव हैं ये वहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि A क्रॉस B आप पूरा निकालिए कंप्लीट। भाई A में देखिए 4 अवयव, B में 6 अवयव, तो A क्रॉस B में 24 अवयव आएंगे, 24 ऑर्डर पेयर आप निकालना जानते हैं, आप निकाल सकते हैं। कैसे, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, और फिर 2 से शुरू करेंगे ऐसे 2 1 2 5 2 9 सो 1, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 24 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। और फिर आप देखें कि F के जो ऑर्डर पेयर हैं वो A क्रॉस B में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख गए तो इसका मतलब F सबसेट A क्रॉस B हो गया और इसका मतलब F संबंध हो जाएगा। लेकिन बात समझिए, क्या A क्रॉस B लिखना जरूरी है क्या बिना A क्रॉस B लिखे हम नहीं बता सकते कि F A से B में एक संबंध है। आपको सीखना ही पड़ेगा। हमने बताया था इससे पहले भी कि A क्रॉस B हर बार लिखना संभव नहीं होता। भाई चलिए 24 एलिमेंट है, 24 कोई ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर A में 50 एलिमेंट कर देते हम और तो B में मान लीजिए 6 ही एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में 300 एलिमेंट होते, 300 ऑर्डर पेयर, क्या लिखना पॉसिबल होता? 3 घंटे के दौरान क्वेश्चन पेपर में जब मिलेगा आपको, संभव नहीं है। तो आपको बिना A क्रॉस B के सीखना जरूरी होगा और हम ऑलरेडी आपको सिखाए हैं। फिर से एक बार देखिए, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि F A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है। और F सबसेट तभी होगा जब F के सारे एलिमेंट A क्रॉस B के हों। और देखिए तो F के एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे हैं। जैसे हमें चेक करना है कि 1 5 जो F का एलिमेंट है ये A क्रॉस B का है कि नहीं है।
तो कैसे आप चेक करोगे? बस आपको ये देखना है कि पहला वाला एलिमेंट ए से लिया गया हो और दूसरा वाला एलिमेंट बी से लिया गया हो। अगर पहला वाला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट बी का होगा, तो ये 1,5 ए क्रॉस बी में हो जाएगा। बस आपको यही चेक करना है, हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट देखिए ए में है कि नहीं और दूसरा एलिमेंट बी में है कि नहीं, बस यही चेक करना है। तो देखिए, क्योंकि एफ के प्रत्येक ऑर्डर पेयर का देखिए पहला एलिमेंट 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2, यानी पहला एलिमेंट आपको ए में दिख गया। और दूसरा एलिमेंट देख लीजिए 5 9 1, देखिए 5 9 1, फिर 5 11 5 11, यानी ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बी में दिख रहा है। ऑर्डर पेयर का प्रत्येक एलिमेंट का पहला एलिमेंट ए में है और दूसरा एलिमेंट बी में है। इसका मतलब ये है, आप सेंटेंस लिख लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि इसलिए एफ का प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब एफ सबसेट ए क्रॉस बी होगा, इसलिए एफ ए से बी तक एक संबंध होगा। आप लैंग्वेज अपने से लिख लीजिएगा, संबंध होगा, इसका मतलब ये ट्रू है, संबंध है। ठीक है, कोई दिक्कत? जो हमने बोला उसको आप समझ के लैंग्वेज लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या एफ ए से बी तक एक फलन है? अब बताइए, कोई संबंध फलन कब होता है? जब उस संबंध में प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट न करे। ये तो कई बार हो चुका है। आप यहाँ पे देखें, पहला एलिमेंट देखिए यहाँ पर, ये यहाँ का 2 और यहाँ का देखिए 2 सेम हो गया। और अगर किसी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट रिपीट कर जाए, देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब ये फलन संबंध नहीं है। क्यों? बात ये है कि देखिए 2 का संबंध 9 से भी हो रहा है, 2 का संबंध 11 से भी हो रहा है। और आप जानते हैं कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध को डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से होना चाहिए। तो इस कारण से ये एफ संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी सेट में ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट लिखा हो तो आप ये भी चेक कर लिए कि ये संबंध है कि नहीं है, और फिर ये भी चेक कर लिए कि संबंध है तो फलन है कि नहीं है। संबंध के लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट देखते हैं पहले में होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। अगर है तो वो संबंध हो गया। और फलन के लिए क्या है कि किसी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट कर गया तो वो संबंध है लेकिन फलन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 10 हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर हमने 11th लिया है। अच्छा, 11 में देखिए एफ क्या कह रहा है? एफ को इस रूप में लिखा है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए इंटू बी है, दूसरा एलिमेंट ए प्लस बी है। और ये ए बी कहाँ के एलिमेंट है? ए बी जेड का एलिमेंट है। जेड यहाँ पे क्या है? जेड यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो एफ लिखा हुआ है ये जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है, जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है। इसका मतलब जब ये जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ का प्रत्येक ऑर्डर पेयर अर्थात प्रत्येक एलिमेंट एफ का जेड क्रॉस जेड से ही लिया गया होगा। ठीक है, पहला एलिमेंट भी जेड से होगा, दूसरा एलिमेंट भी जेड से होगा। जैसे यहाँ पर हम बनाए, ये आपका डोमेन और ये को डोमेन। ठीक है, तो ये भी जेड होगा, ये भी जेड होगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ए बी तो जेड में लिखा है लेकिन पहला एलिमेंट यहाँ पर ए इंटू बी लिखा है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर ए प्लस बी लिखा है। तो बात समझिए, अगर ए बी जेड में है, ए बी जेड में होने का मतलब कि ए बी दोनों पूर्णांक है। तो जब ए बी पूर्णांक है तो ए इंटू बी भी तो पूर्णांक होगा। आप जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल पूर्णांक ही होता है। तो ए बी जेड में होगा और ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी भी पूर्णांक होगा। क्यों? दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल भी पूर्णांक होता है। तो ऐसा नहीं है कि ए बी जेड में है तो ए बी जेड में नहीं होगा, ये भी जेड में होगा और ए प्लस बी भी जेड में होगा। इसका मतलब ए बी का संबंध ए प्लस बी से हो रहा है। अब इस बात को समझिए, हमने आपके यहाँ पे ये दिखाया कि ए बी भी जेड का है, ए प्लस बी भी जेड का है। अब इसकी डिफिनेशन आप कैसे समझेंगे? डिफिनेशन क्या कह रहा है कि एफ के अंदर जो ऑर्डर पेयर है तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है। तो बात समझिए, आप कोई दो पूर्णांक संख्या ले लीजिए। जैसे इसमें उसने दो पूर्णांक संख्या ए बी लिया है
और फिर उनके गुणनफल को पहला एलिमेंट मान लिया है और उनके योगफल को दूसरा एलिमेंट मान लिया है। अर्थात उनके गुणनफल का संबंध उनके योगफल से कर दिया है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एफ, दो पूर्णांक संख्या लें और उनके गुणनफल का संबंध उनके योगफल से करना है। और यदि इस प्रकार कोई भी पूर्णांक संख्या छूटे ना, सबका संबंध किसी से हो जाए और प्रत्येक एलिमेंट का संबंध एक ही एलिमेंट से हो, तो आप उसको संबंध को फलन बोल दोगे। आपको चेक करना है, देखिए थोड़ा एग्जांपल लेके हम देखें कि कौन से एलिमेंट का संबंध किससे हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम जेड के दो एलिमेंट ले लें, जेड के दो एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हमने 2 3 ले लिया, 2 3, तो अब डोमेन में क्या जाएगा, को डोमेन में क्या जाएगा, समझिए डोमेन में जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात 6 और को डोमेन में जाएगा इनका योगफल अर्थात 5, यानी 6 का संबंध 5 से हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप दो एलिमेंट मान लीजिए 0 1 ले लिए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात 0 और इनका योगफल अर्थात 1 ये जाएगा को डोमेन में, तो 0 का संबंध 1 से हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट का संबंध वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये समझना है ये कैसे जो ये संबंध लिखा ये फलन होगा कि नहीं होगा। तो दो कंडीशन होती है कि कोई भी एलिमेंट तो छूटना नहीं चाहिए और किसी भी एलिमेंट का संबंध वहाँ पर दो एलिमेंट से ना हो। लेकिन बात समझिए, जैसे ये एक बार हम जेड के दो एलिमेंट ले लें, मान लीजिए 2 और 3 अभी लिए थे, 2 और 3 लिए थे। जब 2 और 3 लिए थे अभी आपने देखा तो 6 का संबंध 5 से हो गया था, यानी 2 × 3 का संबंध 2 + 5 से। लेकिन इस जेड के अंदर -2 -3 भी तो होता है, ये भी तो होता है। तो जब ये भी जेड के अंदर है तो किसका संबंध किससे होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन किससे संबंधित होगा, इनके योगफल से, इनके योगफल से। तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 और इनका योगफल होगा -5, यानी 6 का संबंध -5 से, यानी इसी 6 का संबंध -5 से हो रहा है। तो ज़रा बताइए 6 का संबंध 5 से भी हो रहा है, 6 का संबंध -5 से भी हो रहा है। आप कंफ्यूज मत होइए। फिर देखिए जेड के हमने क्या कहा था, इसके अनुसार जेड के कोई दो एलिमेंट ले लीजिए और उनके गुणनफल का संबंध उनके योगफल से दिखा दीजिए। तो जेड के ये भी जो हमने एलिमेंट लिया 2 3 जेड के एलिमेंट हैं कि नहीं है, तो ये जेड के एलिमेंट हैं। तो इसके अनुसार 6 का संबंध, ये देखिए इसके अनुसार ये 2 × 3 6 होगा और ये 2 + 3 लिखा है, 2 + 3 ये 5 हो रहा है। तो इसके अनुसार 6 का संबंध 5 से हो रहा है। और -2 -3 भी तो जेड के एलिमेंट हैं, नहीं है, ये भी तो पूर्णांक हैं। तो इसके अनुसार हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 6 का संबंध -5 से आ रहा है, तो 6 का संबंध 5 से भी, 6 का संबंध -5 से भी। तो क्या ये संबंध फलन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 का संबंध दो एलिमेंट से हो गया। तो ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। आप ऐसे और एलिमेंट एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं। हमने 2 3 लिया, आप 4 6 लेके देख सकते हैं। 4 6 एक बार ले लीजिए, एक बार -4 -6 ले लीजिए, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो जब 4 6 लेंगे तो इनका गुणनफल अर्थात 24 का संबंध किससे हो जाएगा, इनके योगफल अर्थात 10 से हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये 6 का संबंध 5 से लिखे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 6 का संबंध -5 से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब हमने ये सेकंड एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, जब आप 4 6 लिए तो इनका मल्टीप्लिकेशन अर्थात 24, इनका योगफल अर्थात 10। देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन और योगफल, मल्टीप्लिकेशन का संबंध योगफल से करना है तो मल्टीप्लिकेशन का संबंध करेंगे योगफल से, और जब यहाँ पर आएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगेन 24 और इनका योगफल आएगा -10। तो बताइए आर्डर पेयर के रूप में हमने लिखा, क्या ये संबंध फलन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट पे देखिए एलिमेंट रिपीट कर गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, चित्र बना के देख सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, हमने 4 6 लिया, 2 3, आप कोई भी ले लीजिए, आप 5 6 ले लीजिए, 5 7 ले लीजिए, तो जो लें उनका निगेटिव भी ले लें,
तो एक बार देखिए गुणनफल का संबंध किससे हो रहा है, योगफल से, और आगे दूसरे वाले में भी गुणनफल का संबंध योगफल से। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट रिपीट कर जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस गुणा भी प्लस होता है। तो इस कारण से ये संबंध यफ फलन नहीं है। इसमें लिखा था कि क्या यफ जेड से जेड में एक फलन है, आंसर आएगा नो। और फिर लिखा था अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए, वही हम कारण बता दिए। कारण क्या है कि दो संख्या का गुणनफल अगर इंटीजर है तो प्लस प्लस से गुणा प्लस होता है, और माइनस माइनस गुणा प्लस होने के कारण फर्स्ट स्थान पर एलिमेंट रिपीट कर जा रहा है। इस कारण से ये संबंध फलन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का है। देखिए इसमें एक समुच्चय ए दिया है, इसके अंदर एलिमेंट है 9, 10, 11, 12, 13, और यफ एक फलन है ए से एन तक। ठीक है, ए का मतलब आप ऊपर देख रहे हैं, और एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पे कोई भी सेट है, नाम कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एफ एन की परिभाषा क्या लिखी है, एफ एन का मतलब कि ये जो डोमेन का एलिमेंट है, एन कहाँ का एलिमेंट है, एन डोमेन का एलिमेंट होगा, और डोमेन यहाँ पर क्या है, ए है, तो एन बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट, एन यहाँ पर फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, मतलब ए के प्रत्येक अवयव, जो भी ए में अवयव देख रहे हैं, उस अवयव की इमेज अर्थात एफ एन, एफ एन का वैल्यू क्या लिखी है, एफ एन है एन का महत्तम अभाज्य गुणक। यानी एफ एन किसके बराबर होगा, एफ एन बराबर होगा एन का महत्तम अभाज्य गुणक। और एन यहाँ पर क्या है, एन ए के अवयव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछें कि जैसे एन की जगह पे आप 9 रखें, तो ये हो जाएगा F9। तो F9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ यफ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, अभाज्य गुणक। और अब आप सोचिए कि 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होता है। अभाज्य गुणक का मतलब कि 9 को डिवाइड करे लेकिन अभाज्य संख्या हो। तो ज़रा बताइए 9 को डिवाइड करने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है। 9 को डिवाइड करने वाली अभाज्य संख्या, वैसे अभाज्य में 1 नहीं होता, अभाज्य 2 से स्टार्ट होती है। तो 9 को डिवाइड करने वाली सिर्फ 3 है अभाज्य संख्या, तो 3 अकेले हैं, तो सबसे बड़ी यही हो जाएगी। तो 9 का अभाज्य गुणक 3 है, और वही अकेले ही है, तो वही महत्तम भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह अगर n के स्थान पे हम 10 रखें, तो F10, तो F10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार और लिख देते हैं। 10 का अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखिए F9 बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणन, तो F10 बराबर 10 का महत्तम अभाज्य गुणक। फिर आप यहाँ पे देखिए 10 का अभाज्य गुणक कौन कौन है। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है, 2 भी 10 को काट सकता है और 5 भी काट सकता है। तो ये तो हो गए आपके अभाज्य, लेकिन इन अभाज्य में महत्तम कौन है, महत्तम का मतलब बड़ा, तो ये 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह n के स्थान पर आप 11 रखिए, 1 बाई 1 सबका निकालना है। तो F11, अब की बार हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 11 का महत्तम अभाज्य गुणक। और आप देखें 11 को डिवाइड करने वाला महत्तम अभाज्य गुणक कौन है, सिर्फ 11 सिर्फ 11 से कटता और किसी से नहीं कटता, तो यही आपका महत्तम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप n बराबर 12 रख दीजिए, तो F12। और 12 को डिवाइड करने वाला कौन कौन अभाज्य संख्या है, 12 को डिवाइड करने वाला देखिए 2 भी होता है, 3 भी होता है। अभाज्य की बात हो रही है, बाकी डिवाइड तो इसको 4 भी करता है, 6 भी करता है, लेकिन वो अभाज्य नहीं है। तो 12 को डिवाइड करने वाला 2 है और 3 है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और इन दोनों में महत्तम कौन है, 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और एक लास्ट बचा 13, F13। तो F13, अब बताइए 13 को, इसको भी लिख दे रहे हैं, 13 को डिवाइड करने वाला अभाज्य संख्या कौन है, सिर्फ 13 को 13 के अलावा और कोई डिवाइड ही नहीं करता, तो वही अकेला है, तो वही महत्तम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F13 की वैल्यू 13। और अब आप देखें 9 का संबंध 3 से है,
अब अगर इसका आप चित्र बनाने का प्रयास करें तो परिसर पूछा है तो देखिए ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ए में ये आपका एन है, ए है और ये एन है। ए के एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13। 9 का संबंध 3 से, 9 का संबंध 3 से, 10 का संबंध 5 से और 11 का संबंध 11 से, 12 का संबंध 3 से और 13 का संबंध, देखिए 3 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो दोबारा मत लिखें, बस ऐसे बना दें ये, ठीक है। और 13 का संबंध 13 से। अब आप देखिए परिसर पूछ रहा है तो परिसर क्या हो जाएगा 3, 5, 11, 13। तो आपका आंसर हो जाएगा परिसर, मतलब कि उसकी इमेज कितना हो जाएगा 3, 5, 11, 13। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे fn की वैल्यू क्या था, fn बराबर था n का महत्तम अभाज्य गुणक, अर्थात n को डिवाइड करे कौन संख्या, अभाज्य संख्या, और उसमें जो सबसे बड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये 12 ज़्यादा समझ में आएगा आपको, 12 और 10, बाकी सब में तो एक एक था। जैसे 10 को देखिए डिवाइड करने वाला 2 भी होता है, 5 भी होता है, दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है 5, तो हमने देखिए 5 लिखा है 10 वाले में। ऐसे ही 12 वाले में देखिए 12 को डिवाइड करने वाला देखिए 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन 4, 6 हम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभाज्य बोला है, अभाज्य, तो हमने अभाज्य लिखा है। यानी अभाज्य को बोलते हैं प्राइम डिवाइज़र, तो जो यहाँ पर प्राइम नंबर है उसी को हमने लिखा है। और फिर इन दोनों में जो सबसे बड़ा है महत्तम हमने लिख लिया, तो उसका इमेज बन जाएगी fn की इमेज ये, तो f12 की इमेज 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने डोमेन में जितने भी एलिमेंट थे सब की हमने इमेज निकाला और उन्हीं इमेज को एक सेट रूप में दे दिया, तो क्या बन गया आपका रेंज। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो हमने एनसीईआरटी पैटर्न में जो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 और विविध प्रश्नावली पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में मैसेज कर दीजिए, तो उसमें हम सलूशन आपको मैसेज के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।